1975 में पैदा हुआ और आपने मुझे खुद देख के बताना है कि ये किस एज में आ रहा है। मैं नहीं आपको बताऊंगा। रोमांटिक राइटर है, क्लासिकल राइटर है और मॉडर्न राइटर है। ये कौन सा राइटर है, किस एज में आ रहा है? नहीं समझ आ रही? सर ये रोमांटिक विक्टोरियन, सर विक्टोरियन या रोमांटिक ये क्या है? ये रोमांटिक पोएट है राइटर। अच्छा, रोमांटिक एज में असल में ये प्रोज राइटर है और ये प्रोज को लिखता है। ये राउंड अबाउट अगर देखा जाए तो ये 1764 80 और इसकी एज है राउंड अबाउट 1775 से 1834। तो आप देख लें रोमांटिक एज कहाँ कब स्टार्ट हो रही है। मतलब रोमांटिक एज जो है वो स्टार्ट होती है 1798 में। तो ये रोमांटिक एज में आ रहा है राउंड अबाउट। और उसके बाद जो विक्टोरियन एज है वो स्टार्ट होती है 1837 में। तो यानी ये उससे बिफोर का राइटर है। तो जो उससे पहले आ रहा है तो ये किस में आएगा? रोमांटिक एज में। ठीक है, क्योंकि रोमांटिक एज जो है वो क्या आई थी? क्लासिकल एज के बाद आई थी। तो उस एज के अंदर उसमें आता है, लेकिन इसका स्टाइल जो है वो क्लासिकल, जैसे क्लासिकल लिखते हैं वैसा है। अब ये देखें करता क्या है इसे कहा जाता है एंटीक्वेरियन राइटर। अगर वो पूछ लें कि हु इज़ कॉल्ड द एंटीक्वेरियन राइटर, एंटीक्वेरियन राइटर कौन होता है? जो एंशियंट वर्क राइट अबाउट द एंशियंट वर्क, जो एंशियंट वर्क के बारे में लिखता है, उनकी इमेजेस यूज़ करता है, उनकी वर्ड्स यूज़ करता है, आर्खेक वर्ड यूज़ करता है, एंशियंट वर्ड यूज़ करता है, एंटीक्वेरियन लिखता है, तो उसे कहते हैं एंटीक्वेरियन राइटर। अ पर्सन हु राइट अबाउट द आर्खेक वर्ड, एंशियंट वर्ड, रोमन ग्रीक वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स, फ्रेंच वर्ड्स और बहुत सारी लैंग्वेज से मिला के लिखता है, तो बड़ा टफ सा बना देता है अपने स्टाइल को। इसके स्टाइल को कहा जाता है कि ये स्टाइल जो है मोस्टली जो है वो कॉम्बिनेशन मिक्सचर करके लिखता है। एलिजाबेथन राइटर की कुछ इमेजेस उनकी ले लेगा राइटिंग स्टाइल। मतलब इसने शेक्सपियर को बड़ा इमिटेट किया है, एलिजाबेथन राइटर को ज़्यादा करता था इमिटेट। तो वो पूछ सकते हैं कि नेम द राइटर हु इमिटेट द वर्क ऑफ एलिजाबेथन राइटर, तो आप बता दें कि वो चार्ल्स लैम्ब था। एक तो ये इमिटेट करता है एलिजाबेथन राइटर्स को। क्या करता है? एलिजाबेथन राइटर को इमिटेट करता है। ठीक है। दूसरा ये क्या करता है? लैटिन ग्रीक वर्ड बड़े यूज़ करता है। अपने लैटिन और ग्रीक के जो वर्ड हैं वो बड़े यूज़ करता है, जिसको करते हैं आर्खेक वर्ड। आर्खेक वर्ड पुराने वर्ड, एंशियंट वर्ड, इवन के ऐसे वर्ड इस्तेमाल करता है जो एब्सोलीट होते हैं। एब्सोलीट का मतलब समझते हैं? यानी उनका अभी इस्तेमाल ही नहीं रहा, वो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देगा अपने स्टाइल में। तो एंटीक्वेरियन भी है। और उसके अलावा क्या लिखता है? को ऑथर है मैरी लैम्ब के साथ। इसकी सिस्टर थी, उसका नाम था मैरी लैम्ब। क्या नाम था इसकी सिस्टर का? मैरी लैम्ब। तो मैरी लैम्ब जो है वो भी इसकी यानी को ऑथर है, तो उसको भी साथ मिला लेता था। ये मिल के लिखते थे, उसके साथ इसने को ऑथरशिप भी की है। मोस्टली एब्सोलीट वर्ड यूज़ करता है, इमिटेट करता है एलिजाबेथन राइटर को। और ये एंशियंट और लैटिन ग्रीक्स के वर्ड, आर्खेक वर्ड यूज़ करता है। हैज़ मैनी स्टाइल इसको कहा जाता है। इसके बहुत सारे स्टाइल हैं। क्या कहा जाता है इसको? बहुत सारे स्टाइल है इसका, एक स्टाइल नहीं है। चार्ल्स लैम्ब इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको, मैं पढ़ाऊँगा आपको इसका कुछ वर्क। समझ आ गया? चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने क्या लिखा है? आप बायोग्राफी लिखी है, आ फेमिलियर ओल्ड फेमिलियर फेस। क्या है? मैरी लैम्ब इसकी सिस्टर थी, उसके साथ मिलकर लिखता था। एंशियंट ग्रीक के वर्ड्स इस्तेमाल करता, लैटिन ग्रीक के करता, एलिजाबेथन राइटर की इमेजेस यूज़ करता, मेटाफर यूज़ करता, उनके वर्ड इस्तेमाल करता, उनको इमिटेट करता, उनके स्टाइल की तरह लिखने की कोशिश करता। नाम है चार्ल्स लैम्ब। इसका एक स्टाइल नहीं है, बहुत सारे स्टाइल हैं। मिक्सचर जो है स्टाइल इस्तेमाल करता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड भी इस्तेमाल करता है।
व्हेन ओड टू द वेस्ट विंड रिटन, वेस्ट विंड किसने, ओड टू वेस्ट विंड किसने लिखी थी? हाँ जी, ओड टू वेस्ट विंड लिखी थी पीबी शैले ने। पीबी शैले भी एक रेवोल्यूशनरी पोएट था, रोमांटिक पोएट था, और ये रेवोल्यूशन चाहता था। इंग्लैंड से भाग जाता है और कहाँ चला जाता है, और एक लड़की को भी भगा के ले जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? इटली में, और इटली में डूब के शैले की डेथ होती है। हाँ जी, पीबी शैले की लाइफ क्या है? 1792 में पैदा हुआ और 1822 में इसकी इटली में डूब कर डेथ हुई थी। इटली में जाके वहाँ पे डूब के इसकी डेथ होती है। तो आंसर क्या है? बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एज। ये क्या, ये है, कहता है कि द लाइन्स, किधर चली गई? 7 हम कर रहे थे, ये वाला। द एलिजेंस मैरेबलीज इंस्पायर्ड कीट्स टू कंपोज। ये जो है ना ग्रीक वर्ड्स हैं, और इनका मतलब ये होता है, क्या होता है? मार्बल्स जैसे नहीं होता, किसी कोई चीज़ ग्रेव होती किसी चीज़ पे, ये उसको देखता है, उसको देख के क्या होता है? इंस्पायर्ड होता है। तो इसको देख के वो लिखता है ग्रेशियन अर्न, और टू ग्रेशियन अर्न जो है वो इसको देख के लिखता है। मतलब कीट्स की तबीयत बहुत ख़राब होती है और डॉक्टर इसको रिकमेंड करता है, उसका दोस्त जो है इसको रूम ले जाता है, इटली ले जाता है, तो उसी वहाँ पे इसकी डेथ होती है। वहाँ पे ये कुछ चीज़ें देखता है एंशियंट ग्रीक की, और ये बड़ा मुतासर होता है, और उसी पे लिखता है और टू द ग्रेशियन अर्न। द ग्रेशियन अर्न, तो ये क्या है? एलिजेंस मैरेबलीज जो है वो क्या है? इंस्पायर्ड की टू द कंपोज। क्या कंपोज किया उसने? ग्रेशियन अर्न। लेट्स डिस्कस, अब जॉन कीट्स की लाइफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जॉन कीट्स का आपको पता है कि उसकी 25 ईयर में डेथ हो गई थी। जॉन कीट्स भी एक रोमांटिक पोएट था। जॉन कीट्स 1795 में पैदा हुआ है और 1821 में इसकी डेथ हुई है। 1795 में पैदा हुआ जॉन कीट्स, और डेथ कब हुई है? 1821 में। जॉन कीट्स की 6 ऑड्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है और मुझे खुद बड़ी पसंद है। लिख लें उनके नाम, ये इसने इकट्ठी लिखी थी, इनको उसने यानी एक साथ लिखा था। जॉन कीट्स को पैसों की ज़रूरत थी, और मतलब ये एज ए फिजिशियन भी काम करता रहा है, तो वैसे उसको पैसों की ज़रूरत थी, तो उसके लिए फिर वो कलेक्शन में लिखता है ऑड्स, ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाएं। तो ये इकट्ठी उसने लिखी थी, ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न। ठीक है, उसने लिखी ऑड ऑन इंडोलेंस। कोई स्पेलिंग का मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, मैं बस लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए। ओड ऑन मेलनकली। मेलनकली का मतलब क्या होता है? ट्रबल, एग्नीज, मुसीबत, परेशानी, इसको मेलनकली कहते हैं। ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी। कितनी हो गई? 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 उसने ऑड लिखी थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इनको इकट्ठा लिखा था उसने 1819 में। वो पूछ लें कि उसने इकट्ठी जो ऑड्स लिखी थी उसकी एज क्या है, तो वो 1819 है, और इसको बाद में, इसकी डेथ के बाद में ही इसको पब्लिश किया गया था पोस्टुमसली। पोस्टुमसली का मतलब क्या होता है? posthumously mean a person died and work is published, उसको हम कहेंगे posthumously publish। posthumous mean a person died and work is published।
इसका फादर जो था वो स्टबल कीपर था। सुन लें इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। रोमांटिक पोएट है, मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, स्टबल कीपर था और उसका नाम था जॉर्ज कीट। आई थिंक जॉर्ज कीट ही था। इसका भाई एक था टॉम कीट था उसका नाम, उसकी डेथ हो जाती है टीबी से। मदर जो है उसकी भी डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो। ये 8 साल का था जब इसके फादर की डेथ होगी। ठीक है, तो देख लें यानी फादर के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरती है। और साथ इसके ब्रदर की भी डेथ हो जाती है, यानी ब्रदर डाइड, मदर डाइड, फादर डाइड। और फिर एक इसको मिलती है लड़की। इसकी लड़की में इसकी दो लड़कियां इसकी लाइफ में आती हैं। एक है इज़बेला, जिस पे वो मैरी डैम बैली, इस तरह इसने एक वर्क लिखा है। अच्छा, एक इज़बेला नामी और दूसरी फैनी ब्राउन, ये दोनों इसकी ब्लवर है। फैनी ब्राउन जो है उसको ये चाहता था कि वो इटली चले इसके साथ, लेकिन वो नहीं जाती ड्यू टू टीबी। तो इसीलिए वो कहता है कि यहाँ का जो प्यार है वो बिल्कुल बदल जाता है। उतनी देर तक आपके साथ रहते हैं लोग जितनी देर तक आपसे उनको कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ वो आपको छोड़ जाते हैं। एक फ्रेंड जो है वो इसके साथ साथ रहता है, वो एक स्कूल टीचर था, उसका बेटा था। मैंने इसके ऊपर डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं। टॉम कीट, जॉन कीट लिख के मेरा नाम लिख देना लाइव, जॉन कीट्स लिखें, उसकी बायोग्राफी लिखें और साथ लिख दें सर राना, और डिटेल लेक्चर सुन लीजिए यूट्यूब से। आगे टेनिसन, लेट्स डिस्कस अबाउट द टेनिसन्स। थोड़ा सा लॉर्ड टेनिसन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हु वाज लॉर्ड टेनिसन? हमने टेनिसन का एक वर्क पढ़ा था यूलिसिस, याद करें। अगर नहीं आपने पढ़ा तो वो मेरा लेक्चर उसके ऊपर ज़रूर सुनिए। टेनिसन के बारे में वो क्या पूछता है, कहता है टेनिसन्स पोएम्स द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड कोमेमोरेट, लाइट ब्रिगेड कोमेमोरेट, किसकी कोमेमोरेशन है? देखें जवाब क्या लिखा हुआ है नीचे, क्रीमियन वार की। ठीक है, इंग्लैंड और रशिया के दरमियान एक वार लड़ी गई थी। इंग्लैंड वर्सेस रशिया, इन दोनों ने एक वार लड़ी थी, उसको कहा जाता है क्रीमियन वार। ये वार जो है क्यों लड़ी गई थी? ये वार इसलिए लड़ी गई थी, इसके ऊपर उसने क्या लिखा है, इसके ऊपर उसने पोइट्री भी की है। ये वार का जो टाइम है लिख लें, जो क्रीमियन वार है, CRIMEAN, क्रीमियन वार। इस वार का जो टाइम है 1853 से 1856। ठीक है, अब ये क्रीमियन वार क्यों हुई थी? ये रशिया और इंग्लैंड के दरमियान वार हुई थी, और अल्फ्रेड टेनिसन चूंकि एक रॉयल भी था, एक नोबल मैन भी था, ये क्या करता, ये कोर्ट से बड़ा रिलेटेड रहा है। इसकी क्वीन के साथ, विक्टोरिया के साथ अच्छी, यानी इसकी बनती थी उसके साथ, और इसको उसने पोएट लॉरेट भी बना दिया था। अब ज़रा इसकी लाइफ देखिएगा। क्वीन विक्टोरिया की लाइफ है, मतलब क्वीन विक्टोरिया जो है उसकी जो लाइफ है वो पैदा हुई 1819 में, और उसकी डेथ हुई है 1901 में, जब वो उसकी रीन ख़त्म होती है उसी वक्त ही उसकी डेथ होती है। बड़ा लंबा पीरियड गुजारा, यानी 1837 में उसने ज्वाइन किया इंग्लैंड की रीन को, और डेथ हुई उसकी 1901 को। हमारा जो पोएट है अल्फ्रेड टेनिसन, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, जैसे उसके नाम के साथ ही लॉर्ड लिखा है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, उसकी लाइफ है 1809 और उसकी डेथ हो रही है 1892 में। तो मतलब ये किस में आ रहा है, किस एज में? विक्टोरियन एज में आ रहा है। तो हम इसे कहेंगे विक्टोरियन राइटर। ये क्या है? विक्टोरियन राइटर है, विक्टोरियन पोएट है।
तो इस तरह अगर आप चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगी, रट्टा भूल जाएगा। ये बड़े लोग जो हैं अब बस बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, तो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर बंदा किसी को लेकर चले तो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहिए। ये क्या तरीका है? रट्टे से कभी लिटरेचर आ सकता है? कभी नहीं आता। देखें 1809 में पैदा हुआ और 1892 में उसकी डेथ हुई। मुझे फ़ौरन पता चल गया कि ये किस में आ रहा है, विक्टोरियन एज में। तो ये विक्टोरियन राइटर है, ठीक है। क्रीमियन वार के ऊपर इसने लिखा है और द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो है ये उसने क्रीमियन वार के ऊपर लिखा है। और क्रीमियन वार जो है वो इसने लिखी है 1854 में लिखी है ये पोएम, ठीक है। और 1853 से ये स्टार्ट हुई थी और ये चली थी 1856 तक ये वार। और ये वार क्यों हुई थी ये मैंने अभी आपको नहीं बताया। रशिया क्या कर रहा था कि टर्की के साथ उसकी नहीं बनती थी। वो टर्की के साथ एक लड़ने की कोशिश कर रहा था। क्यों कर रहा था? वो अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था इंडिया में और उसके अलावा अरेबियन कंट्री में, रशिया। और जहाँ पे कॉलोनीज़ मौजूद थी किसकी, इंग्लैंड की, वो उनको अफेक्ट करना चाह रहा था। उसकी जो रशिया की जो थ्रेट थी वो जा रही थी इंग्लैंड को, क्योंकि वो यूरोप की तरफ आ रही थी। तो इंग्लैंड इसको अपना ख़तरा समझे हुए था। तो इंग्लैंड फिर इसके साथ कूद पड़ता है जंग में रशिया के साथ, क्योंकि वो अपनी कॉलोनीज़ की वजह से वो उसके लिए थ्रेट बन रहा था रशिया। इंग्लैंड को अपने आप को पता है कमर्शियल जो इंटरेस्ट थे वो इसके लिए इसके साथ लड़ा था, क्योंकि ईस्ट और इंडिया में इसके लिए ख़तरा बन सकता था रशिया। उसके बाद आगे देखें, 10 क्वेश्चन है। कहता है कि फेजिन्स, बिल, साइकिस एंड द नैंसीज आर द करैक्टर्स इन डीकन्स। डीकन ने एक नावल लिखा है ओलिवर ट्विस्ट, ये उसके करैक्टर हैं। डीकन जो है, चार्ल्स डीकन की भी मैं आपको लाइफ अभी बता देता हूँ। चार्ल्स डीकन एक विक्टोरियन बड़ा टॉप का फिगर है, टॉप का राइटर है विक्टोरियन। चार्ल्स डीकन की अपनी लाइफ जो है वो गुजरी है किस में, कि इसने एक तो वो जेल जो है वो उसका नज़ारा किया। इसका फादर जो है वो क्लर्क होता है और उसके ऊपर कुछ करप्शन का इल्ज़ाम लग जाता है, वो जेल में चला जाता है। उस वक्त ये विक्टोरियन एज में ये रवाज था कि अगर आप को सज़ा होती है तो आपके साथ जो फैमिली है उसको भी सज़ा मिलती। तो ये फिर सम हो बच जाता है और ये फिर मुलाकात करने जाता है अपने फादर की, उसे जेल में भी मिलता रहता है। फिर उसने फैक्ट्री टू फैक्ट्री वर्क किया है, शूज़ जहाँ बनते हैं वहाँ वर्क किया है, जहाँ पे कोयल वगैरह कुछ बनते हैं वहाँ वर्क किया है। तो डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के एक्सपीरियंस और चाइल्ड लेबर इनको एक्सपीरियंस करके इसने क्या, हंगर स्ट्रिकन, पावर्टी स्ट्रिकन, ठीक है, और ये सारी लाइफ गुजारी है। वो क्या कहता है अपने एक नावल में, इट इज़ अ बेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ अ वर्स्ट ऑफ टाइम। बेस्ट भी था, वर्स्ट भी था, इस तरह का कहता है टाइम मैंने देखा है। ओलिवर ट्विस्ट के अंदर वो एक करैक्टर लेता है, एक बच्चा होता है, ओलिवर ही इसका प्रोटैगोनिस्ट होता है। ओलिवर जो है वो सफ़र करता है अपनी लाइफ में और ऑर्फन हाउस में रहता है, और जो कि लंदन से कुछ 70 माइल के फासले पर वाक़या है। तो चार्ल्स डीकन की लाइफ थोड़ी सी लिख लीजिए। चार्ल्स डीकन पैदा हुआ है 1812 में और इसकी डेथ हुई है 1870 में। इसके मेन वर्क हैं जैसे पिकविक पेपर है इसमें, और इसका वर्क है इसमें मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी दिए हुए हैं। टेल ऑफ द टू सिटी है, ओलिवर ट्विस्ट है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, ये सारे इसके वर्क हैं। उसके बाद सॉर्डेलो जो है ये वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। चले देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है इंटरनल मोनोलॉग देता है। मोनोलॉग का मतलब होता है कि जैसे वो स्लो लकी टाइप नहीं होता कि एक करैक्टर है वो अपनी ही थॉट जो है वो बताता है अपने इंटरनल माइंड की, उसे कहते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग में लिखता है रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, उसका वर्क है, लिख लें, सॉर्डेलो।
कहाँ गया ये सोरडेलो बाय ब्रोनिंग इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ट्रेजिक ड्रामा है, ड्रामेटिक लिरिक है। ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। वो ज़्यादा लिखता ही ड्रामेटिक मोनोलॉग में था। तो इसको लिख लें। 1812 में पैदा हुआ ब्रोनिंग और 1889 में डेथ हुई है रॉबर्ट ब्रोनिंग की। यानी 1812 में पैदा हुआ और 1889 में डेथ हुई है रॉबर्ट ब्रोनिंग। अब देख लें किस एज में आ रहा है, ये फैसला खुद कर लें किस एज का। विक्टोरियन एज में। वेरी गुड, विक्टोरियन एज में आ रहा है, क्योंकि विक्टोरियन जो एज है मैंने आपको बता दी है। विक्टोरियन एज मलका विक्टोरिया वैसे पैदा हुई है, उसने जो तख्त संभाला है वो 1837 से 1901 तक। तो हम इसी रीनशिप से देखेंगे और ये इस एज में आ रहा है। आगे क्या है? एप्पी अपीयर्स इन द जॉर्ज इलियट्स। एप्पी अपीयर्स इन द जॉर्ज इलियट कौन से नावल में आता है ये? एडम बीट, मिडल मार्च, साइलिस मैरमर्स और उसके बाद रेमूला और सैलिस मैरमर के अंदर ये आता है। उसका आंसर ये ठीक है। यानी ये करैक्टर जो है किस में आता है? एप्पी अपीयर्स इन द जॉर्ज इलियट, किस में? सैलिस मैरमर में। तो ये भी हम देखेंगे। ये जो नावल है मैं आपको ज़रूर टीच करूँगा। इसके मैंने कुछ नावल टीच किए भी हैं, मतलब इसके हमने एडम बीड को पढ़ा है, मिडल मार्च को पढ़ा है और कुछ नावल इसके हमने देखे हुए हैं। मिल ऑन द फ्लास जो है, मिल ऑन द फ्लास देखा है। तो ये नावल अगर आपने इसकी समरी देखनी है तो मिल ऑन द फ्लास लिखकर मुझे सर्च कर लें यूट्यूब के ऊपर, उसको सुन लें। इवन एडम बीड को सुन लें। एडम बीड जो नावल है उसके साथ मेरा नाम लिख के वो उसे कर लें सर्च। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने बड़े डिटेल, जॉर्ज इलियट के ऊपर बड़े डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं। मैंने इसकी लाइफ में ये भी बताया कि इसका अफेयर किस किस के साथ था। मैंने ये भी बताया इसने मैरी एन इवन नाम से क्यों नाम रखा अपना। मैरी एन इवन इसका नाम था, तो इससे इसने अपना जॉर्ज इलियट नाम क्यों रखा था। मैंने ये भी बड़ी डिटेल से बताया है। जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको पता है। एक हेनरी ल्यूइस एक फ़िलासफ़र था, उसके साथ इसका अफेयर था। उसके साथ ये लेजिटिमेट रिलेशन में, वो एक शादीशुदा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया हुआ था और उसके साथ बगैर शादी के रह रही थी। मतलब इन्होंने शादी भी नहीं की और उसके साथ रह रही थी। इसका मानना है कि इंसान की जो ट्रेजेडी है वो करैक्टर बेस होती है। मतलब जो ट्रेजेडी है वो ट्रेजेडी को क्या मानती है? करैक्टर बेस। कहती है करैक्टर गुड करे तो रिज़ल्ट गुड आता है, बैड करे तो रिज़ल्ट बैड आता है। यानी यही उसकी मोरालिटी है। 2+2=4 के फार्मूले को मानती है। अग्नोस्टिक है, क्रिश्चियन मज़हब पे उसका बिलीव नहीं है। ऑर्थोडॉक्स मज़हब मानती है, वो कहती है ये मज़हब ठीक नहीं है। बात समझ गए होंगे ये क्या थी? अग्नोस्टिक थी। और उसके बाद प्रेटेरिटा रस्कन्स राइट अबाउट किसके बारे में लिखता है? रस्कन जो है ये क्या है? इसको लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है। लेट अस डिस्कस अबाउट जॉन रस्कन। जॉन रस्कन एक प्रोज राइटर है, जिस तरह का आपका रसल राइटर है, जिस तरह का आपका बेकन राइटर है प्रोज, इस तरह का ये भी एक राइटर है। ये आपको एक फ़िलासफ़ी बताएगा। ये मौलवी टाइप बंदा है। वो कहता है कि सारा कुछ जो है गॉड की राह में दे दें। जॉन रस्कन की लाइफ है 1819 में पैदा हुआ और 1900 में डेथ हुई। किस एज में आ रहा है? अगेन विक्टोरियन एज में। विक्टोरियन में। देखें विक्टोरियन एज ने बड़े बड़े राइटर जो हैं वो प्रोड्यूस किए। और मलका विक्टोरिया जो है वो भी लिटरेचर को लाइक करती थी और उसमें काफ़ी वर्क हुआ लिटरेचर में, ज़्यादातर नावल में। ठीक है,
इसको कहा जाता है ट्रांजिशनल राइटर है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल राइटर। तो मतलब ये रोमांटिक एज और वो दोनों एजेस अपने अंदर समोए हुए हैं, विक्टोरियन एज को भी। उसके बाद ट्रांजिशनल राइटर भी इसको कहते हैं। और ये क्या था, ये एक मौलवी टाइप बंदा था, वो कहता था सारा कुछ जो है वो गॉड की राह में दे दो, ठीक है। द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड ऑलिव, ये इसकी एक बुक है, पढ़ने वाला राइटर, अच्छा राइटर है। वो कहता है कि औरतों को, कहता है लेडी अरिस्टोक्रेटिक लेडी को बड़ा स्टायर करता है। कहता है तुम लेडीज अरिस्टोक्रेटिक लेडी, यू डू यूज कॉस्मेटिक थिंग्स, यू पॉलिश योर फेस, लीड द फैशन पुअर फर्स्ट। तुम खुद तो अपने मुंह के ऊपर ये लगाती रहती हो कॉस्मेटिक और ये वो चीज़ें, कहता है ये गरीबों को भी ज़रा फैशन करवाओ ना, उनको भी कुछ दो खाने को। लीड द फैशन पुअर फर्स्ट। एरिस्टोक्रेटिक लोगों पे स्टार करता है, गरीबों के बारे में लिखता है, गरीबों को कहता है देना चाहिए, कुछ चैरिटी देनी चाहिए, इस तरह की बातें करता है। मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद जी ईडन हीथ डिस्क्राइब इन द हार्डीज, कौन से नावल में डिस्क्राइब की गई है ईडन हीथ? यूस्टेशिया वाई, रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। रिटर्न ऑफ नेटिव में डिस्कस किया है उसने ईडन हीथ को। अगर इसके बारे में आपको समरी चाहिए तो आप समरी जो है वो मेरा नाम लिखकर गूगल के ऊपर उस पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे लिखें द रिटर्न ऑफ द नेटिव समरी, आपको बड़ी डिटेल समरी मिल जाएगी और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगा ये नावल। उसमें सारे करैक्टर मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं। थॉमस हार्डी जो है वो एक, उसे कहा जाता है ये पैसिमिस्ट है, यही कहा जाता है पैसिमिस्टिक है, पैसिमिस्ट है। लेकिन वो कहता है जी मैं पैसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं मिलोरिस्ट हूँ। मिलोरिस्ट का मतलब क्या, वो पता नहीं, उसने नई एक टर्म निकाली। वो कहता है जी मैं मिलोरिस्ट हूँ, मुझे लोग पैसिमिस्ट करते हैं, मैं तो पैसिमिस्ट नहीं हूँ। वो कहता है कि मेरा करैक्टर जो है वो क्या करता है, वो इस बात पे यकीन करता है कि इंसान जो है किस्मत के साथ लड़ के अपने हालात बेहतर बना सकता है। इसीलिए इसके करैक्टर चाहे टेस हो, चाहे टेस ऑफ डियरबेविल हो, चाहे इसका करैक्टर वो यूस्टेशिया वाई हो, चाहे इसका वो अब्सक्योर द जूड हो, जूड द अब्सक्योर हो, यानी जोन सा भी इसका राइटर है वो किस्मत के साथ लड़ता हुआ नज़र आता है। तो ये कहता है मैं मिलियोरिस्ट हूँ, मैं आई एम नॉट अ पैसिमिस्ट। तो ये भी एक इसका है टॉपिक। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्कर वाइल्ड इज़ नॉट अ कॉमेडी, यानी ये भी कॉमेडी है। आइडियल हस्बैंड, द वोमेन ऑफ द इम्पोर्टेंस भी इसकी कॉमेडी है, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट भी कॉमेडी है। तो सैलोमी जो है, सैलोमी का मतलब क्या होता है? सैलोमी, कोई बताएगा सैलोमी का मतलब क्या होता है? सैलोमी फीमेल नेम है, ये भी इसकी कॉमेडी नहीं है, ये सैलोमी भी इसका वर्क है। और सैलोमी का मतलब होता है पीस, फीमेल नेम है, ठीक है। ऑस्कर वाइल्ड की लाइफ को थोड़ा सा आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ द ऑस्कर वाइल्ड? ऑस्कर वाइल्ड एक होमोसेक्सुअल था एंड ही वाज कॉट रेड हैंडेड, बॉसी कोई इस तरह का नाम था उसका, जिसके साथ ही वाज कॉट रेड हैंडेड वाइल डूइंग होमोसेक्सुअल एक्टिविटी एंड ही वाज बिहाइंड बार, और इसने जेल भी जो है वो काटी है। और उसी शर्म से फिर इसकी ये बीमार हो जाता है उसके अंदर ही जेल के, और इसकी डेथ हो जाती है। 1857 में पैदा हुआ, लिख लें, इसकी लाइफ भी आपको लिखवा देते हैं। अठारह सन 54 में पैदा हुआ और 1900 में डेथ हुई। वाल्ट विटमैन से बड़ा मुतासर था और वाल्ट विटमैन भी एक होमोसेक्सुअल पर्सन था। वाल्ट विटमैन को मिलने के लिए ये अमेरिका चला गया था
They both drank together, slept together, enjoyed, and both were the homosexual and they want to enjoy. Salome इसका वर्क है, उसका मतलब होता है पीस। बहुत सारी इसने कॉमेडीज़ लिखी हैं। ये विक्टोरियन, लेट विक्टोरियन एज से ताल्लुक़ रखता है। विक्टोरियन एज मैंने बताया था ना कि एक अर्ली विक्टोरियन एज है, मिड विक्टोरियन एज है, लेट विक्टोरियन एज है। ये सारा आप याद करें, मैंने बताया था आपको। तो ये 1900 में इसकी डेथ होती है, यानी वो क्वीन विक्टोरिया के आसपास ही। पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो है इसने 1819 में लिखा है, 1891 में लिखा है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये भी एक होमोसेक्सुअल टाइप स्टोरी इसके अंदर, मतलब ये स्टोरी ऐसी रोमांस, लव और इस तरह की स्टोरी लेता है। लेडी विंडमर्स फैन जो है 1892 में लिखा है। लेडी विंडमर्स फैंस 1892 में। तो पढ़ने वाले इसके नावल हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के ऊपर हमने बड़ा डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसके दूसरे भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। जॉन कीट को डिस्कस कर लिया। अब नीचे क्या है? पैंथीज़म्स सेंशुअसनेस इन द कीट्स कनोट्स, किस चीज़ को वो ज़ाहिर करती है? सेंशुअसनेस, द यूज़ ऑफ द सेंसेस, यानी वो सेंसेस इस्तेमाल करता है। उसकी सेंसेस जो हैं, 5 सेंसेस जो हैं, हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो पोइट्री के अंदर नज़र आती हैं, फील होती हैं। पैंथीज़म टू वर्ड्सवर्थ मेंट वर्ड्सवर्थ के नज़दीक पैंथीज़म क्या है? हु विल टेल मी? वो कहता है कि नेचर के अंदर एक लिविंग बीइंग सोल है। नेचर जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं नेचर के, या जितने भी जो भी नेचर है, उसके अंदर एक सोल है। लिख लें पैंथीज़म का मतलब क्या है। आपको अब मैं आज इंशाल्लाह बड़ा अच्छे से समझाऊंगा कि पैंथीज़म होती क्या है। लिखें, ये एक ग्रीक वर्ड है और उसमें एक वर्ड होता है फैन। फैन का मतलब होता है आल, ठीक है। थियोस, पैंथीस, ऐसे ही है ना लफ्ज़, पैंथियोस। थियोस का मतलब होता है गॉड, यानी आल गॉड, सब गॉड है। ये पूरी कायनात है, जो भी है, ये क्या है? वो कहते गॉड है। हर चीज़ जो है वो इसका हिस्सा है। तो ये पैंथीइज्म ग्रीक से निकला है, ग्रीक वर्ड, और सबसे पहले इसको